फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं बहुत शानदार महिला सुपरवाइजर की, जो मैंने सुपर 30 सीरीज स्टार्ट की थी। इसमें आपको सारे ही सेक्शन मिलेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सारे जो सेक्शन है सिलेबस के, सारे के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। तो सारे टॉपिक बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यू है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य के सीएम ने राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बालिकाओं के सशक्तिकरण और विकास में सहायता देने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत पंख अभियान आरंभ किया है? तो ये किस राज्य सरकार ने किया है? सबसे पहले तो ये समझ लीजिए ये पंख होता क्या है। पंख जो होता है महिलाओं की सुरक्षा, लड़की की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। उसके अंतर्गत इसको आरंभ किया। ये भी याद रखना है आपको कि 24 जनवरी को बालिका दिवस मनाया जाता है। यहाँ पी से मतलब होता है प्रोटेक्शन। पी से मतलब क्या होता है? प्रोटेक्शन होता है। ए से मतलब होता है अवेयरनेस। ए से क्या मतलब होता है? अवेयरनेस होता है। एन से क्या मतलब होता है? न्यूट्रिशन। एन से क्या मतलब होता है? न्यूट्रिशन होता है। के से क्या मतलब होता है? नॉलेज। की से मतलब होता है नॉलेज, महिलाओं में जागरूकता फैलाना। और एस से मतलब होता है हेल्थ एंड हाइजीन। हेल्थ से मतलब क्या होता है? एस से मतलब क्या होता है? हेल्थ और हाइजीन होता है। हमारे जो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर इसको आरंभ किया था। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत इसको आरंभ किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कब आरंभ हुई थी? 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना आरंभ हुई थी। और ये कब हुई है? पंख योजना कब आरंभ हुई है? 24 जनवरी को। बेटी बचाओ कब हुई थी? बेटी बचाओ हुई थी कब हुई थी? बेटी बचाओ जो शुरुआत हुई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, वो 22 जनवरी को हुई थी। और जो ये पंख योजना की जो शुरुआत हुई थी वो 24 जनवरी को हुई थी। किस वर्ष शुरुआत हुई थी? 2021 में। 24 जनवरी 2021 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंख योजना को आरंभ किया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत। बेटी बचाओ कब आरंभ हुई थी? 22 जनवरी 2015 को। ठीक है, इतना याद है। अब एक फैक्ट याद रखो, ये जो योजना है बालिका दिवस योजना है, ये इसमें और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में 3 मंत्रालय शामिल हैं। इसमें क्या है? 3 मंत्रालय शामिल होते हैं। एक होता है परिवार कल्याण मंत्रालय। एक कौन सा होता है? एक परिवार कल्याण मंत्रालय होता है। दूसरा होता है महिला बाल विकास मंत्रालय। दूसरा कौन सा है? महिला बाल विकास मंत्रालय होता है। और तीसरा है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तीसरा कौन सा है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय होता है। इस प्रकार से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत 3 मंत्रालय आते हैं। आपसे पूछ सकते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत कितने मंत्रालय आते हैं? तो 3 आते हैं। एक तो परिवार कल्याण मंत्रालय, महिला बाल विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और परिवार कल्याण मंत्रालय। ये सारे जो मंत्रालय हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। इस अभियान को क्यों आरंभ किया था? तो ऐसे कई राज्य हैं जहां लिंगानुपात बहुत ज़्यादा घट रहा है, तो उनको कम करने के लिए इसको आरंभ किया गया। तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो माँ का दूध होता है उसमें कितनी फैट पाई जाती है, या माँ के दूध में वसा कितनी पाई जाती है? ठीक है, माँ के दूध में कितनी वसा पाई जाती है? तो जो माँ का दूध होता है, एक परिपक्व माँ का अगर दूध देखा जाए तो उसमें लगभग 3 से 5% वसा पाई जाती है। तो हमें इसका लगभग आंसर 3.5 से 4 ग्राम होगा। पूरे दूध में अगर बात की जाए, प्रतिशत की बात की जाए, तो 3 से 5% वसा पाई जाती है। जबकि जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है वो 6.9 से 7.2% होती है। ये किसकी मात्रा होती है? कार्बोहाइड्रेट की। फैट कितना होता है? 3.5 से 4 ग्राम फैट प्रतिशत में पाया जाता है, और 3.5 से 4 ग्राम पाया जाता है। और कार्बोहाइड्रेट कितना होता है? 6.9 से 7.2% होता है। प्रोटीन जो होता है वो लगभग 0.8 से 0.9% होता है। ये प्रतिशत की बात कर रहे हैं, नहीं बोलने लगो ग्राम। ये ग्राम की बात नहीं कर रहे, प्रोटीन कितने ग्राम है, यहाँ बात हो रही है प्रतिशत की। 0.8 से 0.9% होता है। जबकि फैट 3 से 5% होता है, और 3.5 से 4 ग्राम में पाया जाता है। दूध में खनिज की मात्रा की बात करें तो दूध में 0.2% खनिज भी पाया जाता है। खनिज लवण जो होते हैं 0.2% खनिज लवण भी पाए जाते हैं।
अच्छा, ये जो फैट होती है ये 3 से 4 ग्राम जो होती है, ये एक परिपक्व दूध जब हो जाता है, मतलब दूध पिलाते पिलाते महिला को लगभग 6 महीने तक हो जाते हैं, 6 से 8 महीने हो जाते हैं, वो जो दूध होता है वो परिपक्व दूध होता है। और जो प्रारंभिक दूध होता है उसमें जो फैट होता है वो 2 ग्राम के लगभग होता है। प्रारंभिक दूध मतलब जो शुरू का जो 3 दिन का दूध होता है, कोलेस्ट्रम जिसको हम बोलते हैं, उसमें कितना फैट पाया जाता है, 2 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। याद रखिएगा, ये जो 2 ग्राम फैट पाया जाता है, ये 3.5 से 4 ग्राम फैट कब पाया जाता है, जब दूध कैसा हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, मतलब माता को दूध पिलाते पिलाते समय हो जाता है। और कोलेस्ट्रम अगर होता है, मतलब शुरू का जो 3 दूध होता है, 3 दिन का दूध होता है, उसमें कितनी फैट पाई जाती है, उसमें लगभग 2 से 3 ग्राम फैट पाई जाती है, उसमें कम फैट पाई जाती है, जबकि परिपक्व दूध में ज़्यादा फैट पाया जाता है। ठीक है। जबकि प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन कितने प्रतिशत पाया जाता है, 0.8 से 0.9% तक प्रोटीन पाया जाता है। अगला है, किस प्रकार के बच्चे में हाइपोग्लाइसीमिया होने की संभावना सबसे अधिक होती है। यदि बच्चे में खून की कमी होती है तो उसको हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, या अगर मदर जो होती है, मदर से भी ये समस्या बच्चे को आ जाती है। तो याद रखिएगा क्या होता है हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब क्या होता है, जब भी हाइपो कहीं पे लग जाता है, हाइपो का मतलब होता है कम होना, हाइपो का मतलब क्या होता है, कम होना। जब हमारे शरीर के रक्त में ग्लूकोज का स्तर कम होता है तो उसको हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया तब होता है जब 70 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से 70 मिलीग्राम प्रति लीटर से ग्लूकोज का स्तर कम होता है। 70 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से यदि ग्लूकोज का स्तर कम होता है तो हम उसको हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है, जब 70 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से जो ग्लूकोज का स्तर कम होता है उसको हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। याद रखिएगा। और जब ये 180 से ज़्यादा होता है, 180 से 200 मिलीग्राम से ज़्यादा हो जाता है तो उसको हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया कब कहते हैं, जब 70 मिलीग्राम से कम हो जाता है। और अगर 54 से कम हो जाता है ना तो बहुत गंभीर स्थिति बन जाती है। इसमें ग्लूकोज बहुत ज़्यादा दिया जाता है। हाइपोग्लाइसीमिया क्यों हो जाता है, अगर आपसे पूछे ये जो हाइपोग्लाइसीमिया क्यों हो जाता है, तो जब हमारा शरीर बहुत ज़्यादा मात्रा में इंसुलिन का सीक्रेशन करता है। देखो, इंसुलिन की कमी से हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। लेकिन यदि इंसुलिन का सीक्रेशन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ग्लूकोज का स्तर कम हो जाएगा, तो इसलिए हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। तो आपसे पूछेंगे कि हाइपोग्लाइसीमिया कब हो जाता है, इंसुलिन के कम सीक्रेशन से, ज़्यादा सीक्रेशन से, है ना। तो याद रखना, इंसुलिन के ज़्यादा सीक्रेशन से हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है और इंसुलिन के कम सीक्रेशन से हाइपर हो जाता है। जो व्यक्ति डायबिटिक होता है, डायबिटीज जो होते हैं, उनमें इंसुलिन की कमी हो जाती है, क्योंकि इंसुलिन जो होता है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। लेकिन अगर इंसुलिन शरीर में कम बनता है तो वो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में नहीं बन पाता है, और ग्लूकोज की शरीर के रक्त में जो है मात्रा बढ़ती जाती है, तो व्यक्ति के रक्त में ग्लूकोज घुल जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा आलसीपन आता है, व्यक्ति बहुत ज़्यादा सुस्त सा रहता है, ये सारी चीज़ें उसको हो जाती है। तो किस प्रकार के बच्चे में हाइपोग्लाइसीमिया होता है, एनीमिया ग्रसित बच्चे में हाइपोग्लाइसीमिया होता है। हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है, यदि रक्त में ग्लूकोज का स्तर 70 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से कम होता है तो वो हाइपोग्लाइसीमिया होता है, और यदि 180 से ज़्यादा होता है तो वो हाइपरग्लाइसीमिया होता है। उसको हम हाइपरग्लाइसीमिया, या व्यक्ति जो डायबिटिक होता है वो कहलाने लगता है। अगला है, दूषित जल द्वारा होने वाली बीमारी कौन सी है। दूषित जल से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, लेकिन यहाँ पर हेपेटाइटिस की बात कर रहे हैं। जो हेपेटाइटिस होता है वायरस द्वारा होने वाली बीमारी होती है। हेपेटाइटिस जो होता है किसके द्वारा होती है, हेपेटाइटिस वायरस के द्वारा होती है। कितने वायरस होते हैं हेपेटाइटिस के कितने प्रकार होते हैं, तो जो हेपेटाइटिस होता है उसके 5 प्रकार होते हैं। हेपेटाइटिस के कितने प्रकार होते हैं, हेपेटाइटिस जो होता है 5 प्रकार का होता है, और ये यकृत को आक्रमण करता है। किसको करता है, यकृत को आक्रमित करता है। हेपेटाइटिस जो होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है हेपेटाइटिस ए होता है, एक होता है बी, एक होता है सी, एक होता है डी, और एक होता है ई। इस प्रकार हेपेटाइटिस कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। इनमें से जो हेपेटाइटिस ए होता है वो होता है दूषित भोजन या दूषित जल द्वारा। हेपेटाइटिस ए किसके द्वारा होता है, दूषित भोजन और दूषित जल के द्वारा क्या होता है, हेपेटाइटिस ए होता है। याद रखिएगा,
ये संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में भी हो जाता है, मतलब ये संक्रमण से भी हो जाता है। अगर दूषित हेपेटाइटिस ए जिसको हो रहा है उसका दूषित भोजन, दूषित पानी की पी लिया तो उससे भी हो जाता है। हेपेटाइटिस बी किससे होता है? यौन संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंध बनाने से या रक्त द्वारा भी ये फैलता है। रक्त संबंध से और यौन संबंध से क्या फैलता है? हेपेटाइटिस बी फैलता है, रक्त संबंध और यौन संबंध से। बात करें अगर हम बेटा हेपेटाइटिस सी की, तो ये रक्त के जरिए फैलता है। हेपेटाइटिस सी किसके द्वारा फैलता है? रक्त के जरिए फैलता है, तो याद रखना। और ये मुख्य रूप से लीवर को प्रभावित करते हैं। हेपेटाइटिस डी और ये क्रोनिक इन्फेक्शन होता है, मतलब अगर ये इन हेपेटाइटिस बी सी की मात्रा बढ़ जाती है, बहुत समय से हो जाता है इनमें, तो ये क्रोनिक रूप से ले लेते हैं। हेपेटाइटिस ही एक कुछ समय पहले एक महामारी जैसी स्थिति बन जाती थी। इसका बड़ा टाइप जॉइंटिस का भी रूप ले लेता था। हेपेटाइटिस ए के बात की जाए तो WHO ने बताया है कि हर साल हेपेटाइटिस ए से सबसे ज़्यादा लोग ग्रसित होते हैं। करीब 1.5 मिलियन लोग हेपेटाइटिस ए से ग्रसित होते हैं। दूषित भोजन और दूषित पानी के सेवन करने से ये हो जाता है। इसके अलावा इन्फेक्टेड ब्लड अगर हो, इन्फेक्टेड ब्लड का ट्रांसफ्यूज़न हो, जैसे कि एड्स फैलता है ना, ऐसे ही इन्फेक्टेड ब्लड अगर किसी के शरीर में पहुंचा दिया जाए तो हेपेटाइटिस उससे बी फैल जाता है। इन्फेक्टेड ब्लड से हेपेटाइटिस बी फैल जाता है। इसके अलावा हेपेटाइटिस सी जो होता है मेनली ये रक्त द्वारा होता है और ये वायरस के कारण भी होता है। ये सारा ही इसके इंसानों के कारण क्या होता है? यकृत सिरोसिस हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं यकृत में सूजन, लीवर में इसके कारण सूजन आ जाती है। हेपेटाइटिस डी एक हेपेटाइटिस HDV वायरस होता है, एक HDV वायरस होता है जिसके कारण हेपेटाइटिस डी हो जाता है। और जो लोग पहले से हेपेटाइटिस बी वायरस से इन्फेक्टेड होते हैं वे ही हेपेटाइटिस डी से संक्रमित होते हैं। याद रखिएगा, हेपेटाइटिस बी का लेवल जब बढ़ जाता है तो वो बीमारी क्या हो जाती है? हेपेटाइटिस डी हो जाती है। HDV और HBV मतलब हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस बी दोनों एक साथ अगर हो जाते हैं तो स्थिति बहुत ज़्यादा बदतर हो जाती है। हेपेटाइटिस ई जो होता है वो हेपेटाइटिस ई वायरस के कारण ही होता है। दुनिया के ज़्यादातर देशों में हेपेटाइटिस का संक्रमण का यही कारण है। कौन सा वाला? विषाक्त भोजन और विषाक्त खाना खाना। एक होता है एक्यूट हेपेटाइटिस। एक्यूट हेपेटाइटिस का मतलब क्या होता है? बहुत तीक्ष्ण, बहुत लंबे समय तक अगर हेपेटाइटिस होता है, लगभग 6 महीने से ज़्यादा अगर हो जाता है तो वो एक्यूट हेपेटाइटिस होता है। इसके अलावा एक क्रोनिक हेपेटाइटिस होता है। क्रोनिक हेपेटाइटिस में क्या होता है? हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन से दुनिया भर में सबसे ज़्यादा लोग प्रभावित होते हैं। लीवर में कैंसर, लीवर की बीमारी हो जाती है, लीवर में कैंसर हो जाता है, ये सारी इसमें हो जाती है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होता है हेपेटाइटिस की बीमारी जो सबसे ज़्यादा होती है वो हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी होती है, जो शरीर में अचानक से किसी भी रक्त के संपर्क में आने से या दूषित भोजन के संपर्क में या दूषित पानी के भोजन में संपर्क में आने से हो जाती है। ठीक है, शराब पीने से भी ये हेपेटाइटिस का खतरा बढ़ जाता है। ये सारे इफेक्ट हेपेटाइटिस से याद रखिएगा। अब मैंने आपको बताया दूषित जल द्वारा होने वाली कौन सी बीमारी है? हेपेटाइटिस ए जो है वो दूषित जल द्वारा होने वाली बीमारी होती है। कौन सी? हेपेटाइटिस ए दूषित जल द्वारा होने वाली बीमारी है। अब आपको मुझे ये क्वेश्चन बताना है कि हेपेटाइटिस बीमारी को जो सार्वत्रिक प्रोग्राम है, सार्वत्रिक टीकाकरण प्रोग्राम है या UIP है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, उसमें कब शामिल किया गया? हेपेटाइटिस बीमारी को सार्वत्रिक टीकाकरण कार्यक्रम में कब शामिल किया गया? ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, कि इसको कब शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में कब लागू हुआ? देखो फ्रेंड, अगर आपने हमारा हम जीतेंगे बैच ज्वाइन किया होगा तो ये पूरे अधिनियम, जितने भी ये अधिनियम है, इनको मैंने ट्रिक द्वारा याद करवा दिया है। सारे अधिनियम को ट्रिक द्वारा याद करवा दिया है। इसके अलावा सारे अधिनियम की थ्योरी करवा दी है, सारे अधिनियम के MCQ करवा दिए हैं। थ्योरी भी, MCQ भी, सारा कुछ आपको एक जगह पे मिल रहा है। सारे ही महिला आयोग हो, बाल आयोग हो, ये सारी चीज़ें भी मैंने करवा दी है। ठीक है, तो ये अगर आपने हमारा हम जीतेंगे बैच ज्वाइन किया होगा तो ये आपको सारे टॉपिक बहुत इजी लैंग्वेज में मिल जाएंगे। मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आप उसको सर्च कर सकते हो।
फ्रेंड देखिए, ये हम हमारे हम जीतेंगे बैच में पहुंच गए हैं। ये हम जीतेंगे बैच में, आप ये फाइल वाले सेक्शन में जाएंगे। यहाँ फाइल वाले सेक्शन में आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे, सारी योजनाएं मिल जाएंगी। ये देखिए, ये दहेज निषेध अधिनियम के वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। इसके अलावा दहेज निषेध अधिनियम की आपको थ्योरी भी मिल जाएगी। ये मातृत्व लाभ अधिनियम MTP एक्ट है, इस मातृत्व लाभ अधिनियम भी है और MTP एक्ट भी है। ये महिला आयोग अधिनियम है और महिला आयोग है। इसके अलावा ये बाल विवाह निषेध अधिनियम MCQ है, बाल विवाह निषेध अधिनियम थ्योरी है। सारे ही सती निवारण अधिनियम 1987 के ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। ये स्त्री अशिष्ट रूपर प्रतिषेध अधिनियम 1968 है, ये दहेज प्रतिषेध अधिनियम की थ्योरी है। इसके अलावा ये बाल संरक्षण आयोग है। पूरे जितने भी अधिनियम हैं सारे के सारे मिल जाएंगे। ये सती प्रथा अधिनियम है, ये पाचन तंत्र है, ये घरेलू हिंसा अधिनियम है, घरेलू हिंसा अधिनियम की थ्योरी भी है, MCQ भी है। अनैतिक व्यापार अधिनियम है, ये है खाद्य सुरक्षा अधिनियम। ये खाद्य सुरक्षा अधिनियम के पूरे कम से कम इसमें 100 MCQ हैं, प्लस इसकी थ्योरी वीडियो भी आपको मिल जाएगी, थ्योरी ट्रिक भी मिल जाएगी। आप यहाँ मीडिया में जाएंगे, देखिए ये स्वास्थ्य योजनाओं के भाग है, ये स्वास्थ्य योजनाओं की ट्रिक वाली वीडियो है, ये नेतृत्व की ट्रिक वाली वीडियो है। यहाँ पर आपको सारा कुछ मिल जाएगा, आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये मिल सकता है। ये मातृत्व लाभ एक्ट 1971 है, इसको मैंने ट्रिक द्वारा याद करवाया है। ये महिला आयोग अधिनियम है, इसको ट्रिक द्वारा याद करवाया है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं सारे ही टॉपिक है। यहाँ पे एक आपको 3000 प्लस MCQ की एक ई बुक मिल जाएगी, एक आपको 500 प्लस विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की ई बुक मिल जाएगी। उनको तो प्रिंट निकाल कर अपनी तैयारी, उनको MCQ घर में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा 1040 स्कूल पूर्व देखभाल की MCQ मिल जाएगी। बहुत सारी ई बुक हम जनरेट करने वाले हैं आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए फरवरी से, तो जो भी ज्वाइन करना चाहते कर सकते। उसमें रोग, टीकाकरण, कुपोषण, पोषण, ICMR 2024, ICMR 2020 सारा कुछ कवर है। प्रबंधन के सारे टॉपिक, चाहे वो अभिप्रेरणा हो, चाहे विकास हो, चाहे रोग हो, खसरा, उल्टी, वोमिटिंग, ये सारी चीज़ इसमें कवर हैं। तो आप लोगों में से जो भी हमारा ये पैकेज लेना चाहता है, हम जीतेंगे बैच ले सकते हैं। बहुत ही इजी लैंग्वेज में इसमें तैयारी करवाई जा रही है, बहुत ही सरल तरीके से सारे टॉपिक करवाए जा रहे हैं और साथ में प्रैक्टिस भी करवाई जा रही है। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट होता है प्रैक्टिस, जो हमारे ग्रुप में करवाई जा रही है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको एग्ज़ाम में सफलता दिलाएगी वो है प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप और क्वेश्चन से तैयार होंगे। नहीं तो पता चला आगे पार्ट पीछे सब पार्ट पढ़ते रहे और MCQ आए तो आप कर नहीं पाए। तो MCQ ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 कब लागू हुआ? बात हो रही है लागू होने की, बात हो रही है कब लागू हुआ। तो ये लागू हुआ था 10 सितंबर 2013 को और 5 जुलाई 2013 को पारित हुआ था। मतलब राष्ट्रपति ने इसको स्वीकृति दी थी और 10 सितंबर 2013 को ये लागू हुआ था। कब हुआ था? 10 सितंबर 2013 को लागू हुआ था। आपसे पूछ सकते हैं ये अधिनियम भारतीय गणराज्य के किस वर्ष में लागू हुआ था? तो ये 64वें वर्ष में लागू हुआ था। कब? 64वें वर्ष में लागू हुआ था। इसमें लगभग 13 अध्याय हैं और 45 धाराएं हैं। 13 अध्याय हैं उसमें और 45 धारा हैं। इस अधिनियम के तहत गर्भवती महिला को भी 6000 रुपये की राशि दी जाती है पोषण प्रदान करने के लिए। बच्चों को भी पोषण प्रदान किया जाता है धारा 4 के अंतर्गत। इसके अलावा इसमें 3 स्तर पर शिकायत निवारण केंद्र भी होते हैं। एक आंतरिक शिकायत निवारण केंद्र होता है, एक जिला शिकायत निवारण केंद्र होता है और एक राज्य होता है। इस प्रकार से 3 शिकायत निवारण केंद्र भी होते हैं। इस अधिनियम के तहत प्रति महीने प्रति परिवार 35 किलो का अनाज दिया जाता है। कितने का दिया जाता है? 35 किलो का अनाज दिया जाता है। 35 किलो अनाज प्रति महीने दिया जाता है प्रति परिवार। और प्रति व्यक्ति कितना दिया जाता है? प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज इसमें दिया जाता है। यह जो अधिनियम होता है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ये 75% तो जो शहरी आबादी को ग्रामीण आबादी को कवर करता है और 50% शहरी आबादी को कवर करता है। 75% किस आबादी को कवर करता है? 75% जी ग्रामीण आबादी को कवर करता है और 50% शहरी आबादी को कवर करता है। इसमें मध्याह्न भोजन योजना, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना और मातृत्व अधिकार भी शामिल किए गए हैं। इसमें गेहूं की कीमत जो है 2 रुपये प्रति किलो है। मतलब गेहूं जो है 2 रुपये प्रति किलो की दर से इस अधिनियम के अंतर्गत दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विमुक्त जनजाति क्या है? ये MPPSC के स्टूडेंट को तो बहुत अच्छे से याद होगा।
विमुक्त जनजाति जो हैं लगभग 29 से 31 विमुक्त जनजाति अधिसूचित की गई हैं। ये विमुक्त जनजाति वो है जो अपने खाने की तलाश में, अपने पोषण की तलाश में इधर उधर घूमती रहती हैं। इनको किस प्रकार की जनजाति कहा जाता है? पूर्व अपराधी कहा जाता है, अस्पृश कहा जाता है, खानाबदोश कहा जाता है या कारीगर जनजाति कहा जाता है। विमुक्त जनजाति किसको कहा जाता है? तो देखो, ये जो जनजाति होती है ना, ये पूर्व अपराधी जनजाति होती हैं। इनको कैसे बोलते हैं? पूर्व अपराधी जनजाति बोलते हैं इनको। मतलब ऐसा बोला जाता है कि पूर्व में इन्होंने कोई अपराध किया हो, है ना, और उससे पूर्व मतलब बहुत पूर्व, बहुत अभी नहीं, बहुत पूर्व इन्होंने कोई अपराध किया हो, इसलिए इनको पूर्व अपराधी जनजाति के रूप में अनुसूचित किया है। और भारत सरकार ने ही इनको अधिसूचित किया है इस मतलब आपराधिक कानून के तहत। 1871 में एक आपराधिक कानून बना था, उसके तहत इनको विमुक्त जनजाति को पूर्व अपराधी जनजाति के रूप में अधिसूचित किया। इस अधिनियम के तहत ये जनजाति जो होती हैं ये जन्मजात अपराधी होती हैं। ये कैसी होती हैं? जन्मजात अपराधी होती हैं। आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सी ऐसी जनजाति होती हैं जो जन्मजात अपराधी होती हैं? तो ये जो पूर्व अपराधी जनजाति होती हैं ये जन्मजात अपराधी होती हैं। 1952 में स्वतंत्र सरकार ने इस अधिनियम को निरस्त कर दिया था और फिर इनको क्या कर दिया था? इनको विमुक्त कर दिया था, इनको विमुक्त नाम दे दिया था। मतलब 1871 में ब्रिटिश सरकार ने इनको अपराधी घोषित कर दिया था। और मतलब ये बताया था कि ये जन्म से ही अपराधी होती हैं, लेकिन भारत सरकार का नियम आया था 1952 में, उन्होंने इनको विमुक्त जनजाति नाम दे दिया था। ये खानाबदोश भी कहलाती हैं और इनके विकास के लिए एक कल्याण बोर्ड का गठन भी होता है और कल्याणकारी योजनाएं भी इनके लिए लागू की जाती हैं। बात की जाए अगर हम विमुक्त जनजाति की मध्य प्रदेश में, तो हमारे मध्य प्रदेश में विमुक्त जनजाति, मध्य प्रदेश में टोटल अगर बात की जाए तो 51 विमुक्त और घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़ जनजाति हैं, जिसमें से 21 जनजातियां विमुक्त हैं। मध्य प्रदेश में कितनी जनजाति विमुक्त हैं? मध्य प्रदेश में 21 जनजाति जो हैं विमुक्त हैं। कितनी है? 21 जनजाति विमुक्त हैं। और विमुक्त जाति दिवस जो मनाया जाता है वो 31 अगस्त को मनाया जाता है। विमुक्त जनजाति दिवस कब मनाया जाता है? 31 अगस्त को विमुक्त जाति दिवस मनाया जाता है। और सरकार जो होती है इनके लिए हमेशा प्रयास कर ही रही है। MPPSC के सिलेबस में भी इसलिए इसको मेंशन किया है ताकि इनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कल्याणकारी कार्यक्रम आने लगे। तो ठीक है, याद रखिएगा विमुक्त जनजाति क्या है? पूर्व अपराधी जनजाति है। विमुक्त दिवस कब मनाया जाता है? विमुक्त दिवस कब मनाया जाता है? 31 विमुक्त जनजाति दिवस 31 अगस्त को मनाया जाता है। 1952 में इनको विमुक्त जनजाति नाम दिया और 1871 के जो अधिनियम आया था ब्रिटिश काल में, वहाँ पर इनको पूर्व अपराधी जाति नाम दिया था। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक द्वितीयक समूह है? देखो, द्वितीयक समूह क्या होता है? एक होते हैं प्राथमिक समूह। प्राथमिक समूह क्या होते हैं? जिनमें हमारे रिश्तेदार शामिल होते हैं, हमारा परिवार शामिल होता है, हमारे बहुत ही क्लोज जो रिलेशन होते हैं वो शामिल होते हैं, हमारे दोस्त वगैरह शामिल होते हैं, वो प्राथमिक समूह होता है। यहाँ पे बात हो रही है द्वितीयक। एकल परिवार तो होगा नहीं, क्योंकि वो तो हमारे ही प्राथमिक समूह में हो जाएगा। समकक्ष परिवार भी हमारे प्राथमिक समूह में हो जाएगा और संयुक्त परिवार भी प्राथमिक समूह में हो जाएगा। जो संगठन होगा ना वो द्वितीयक समूह हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो दूसरे समूह में आ जाता है, वो दूसरा स्तर का समूह हो जाता है, क्योंकि हमारे उनसे कोई क्लोज रिलेशन नहीं होते हैं। तो संगठन द्वितीयक समूह में आ जाता है। बाकी एकल परिवार, समकक्ष परिवार और संयुक्त परिवार क्या हो जाते हैं? प्राथमिक समूह में आ जाते हैं। समाजशास्त्र शब्द जो है वो सोशियस से बना है, इसका अर्थ क्या होता है? समाजशास्त्र सोशियस शब्द से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है साथी। समाजशास्त्र ये वाला जो टॉपिक है ये आपका प्रबंधन वाले सेक्शन में आ सकता है, समाजशास्त्र वाला। एक अलग से मैराथन वीडियो लेके आऊँगी समाजशास्त्र का, उसमें मैं समाज के ही सारे क्वेश्चन करा दूँगी। इसके अलावा हमारी कुछ ई बुक आने वाली हैं प्रैक्टिस के लिए, जो हम जीतेंगे बैच में आपको दी जाएंगी। ये ई बुक कुछ इस प्रकार से रहेंगी। एक गर्भवती महिला की देखभाल रहेगी जिसमें 500 से 1000 MCQ रहेंगे। एक प्रसव से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे जिसमें 500 से 1000 MCQ रहेंगे। एक पोषण की रहेगी जिसमें 1500 से 1600 MCQ रहेंगे। इसके अलावा
एक प्रबंधन का रहेगा पूरा पैकेज, जिसमें प्रबंधन के करीब 1000 से 1200 MCQ। अभी मैं सारी की तैयारी करवा रही हूँ, सारी ट्रिक वीडियो आपको ग्रुप में मिल रही है। आपको पूरा टेलीग्राम पर जाना है, सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगी, सारी आपको PDF मिल जाएंगी। इसके बाद फरवरी से हम उसमें प्रैक्टिस स्टार्ट करने वाले हैं। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे। दिन भर प्रैक्टिस होगी, रात भर प्रैक्टिस होगी। इसके अलावा एक अधिनियम की ई बुक आएगी, जिसमें अधिनियम के करीब 2 से 3 हज़ार MCQ रहेंगे। एक योजना की आएगी, योजना में करीब 2 से 3 हज़ार MCQ रहेंगे। एक मानव शरीर की रहेगी, एक टीकाकरण की रहेगी, एक कुपोषण की रहेगी, एक मानव रोग की रहेगी। इस प्रकार से अलग अलग। इसके अलावा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की मैं बता ही चुकी हूँ कि डल चुकी है, प्रिंट निकाल के पढ़ सकते हो। 3000 MCQ की ई बुक ग्रुप में डली हुई है, उसको भी प्रिंट निकाल के पढ़ सकते हो। 1040 स्कूल पूर्व देखभाल की भी पड़ी हुई है, वो भी आप कर सकते हो। इसके अलावा एक बाल श्रम नीति, बाल आयोग, बाल संरक्षण आयोग, बाल गृह, बाल सुधार गृह, ये सारे भी एक PDF में आपको करके दे दूंगी। ये प्रैक्टिस के लिए। लेकिन अभी आप फिलहाल 10 दिन आप जितना ज़्यादा थ्योरी पढ़ सके, जितना ज़्यादा ट्रिक द्वारा टॉपिक याद कर सके वो करिए, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। हमारा जो हम जीतेंगे बैच है उसमें आपको 2 टेलीग्राम ग्रुप मिलते हैं, 2 टेलीग्राम ग्रुप मिलते हैं और एक व्हाट्सएप ग्रुप मिलता है। एक टेलीग्राम जो होता है उसमें टेस्ट ही टेस्ट होते हैं, एक में वीडियो होता है, प्लस वीडियो के साथ उसमें आपको सारी PDF मिलती हैं, इसी में आपको ट्रिक मिलता है। इसके अलावा एक व्हाट्सएप ग्रुप मिलता है जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराते हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होता है। ये आपको कैसे मिलेगा, आपको मुझे व्हाट्सएप करके बोलना है कि मैम हमको हमारा आपका हम जीतेंगे बैच लेना है। जैसे ही आप बोलेंगे हम आपको एक पेमेंट नंबर देंगे, पेमेंट करके आपको हमें स्क्रीनशॉट देना है। 799 का पेमेंट है। जैसा ही आपका पेमेंट हमारे पास आएगा हम आपको तीनों ही ग्रुप से ऐड कर लेंगे और यहाँ पर सारे ही टॉपिक आपके क्लियर होते जाएंगे, सारा ही टॉपिक याद होता जाएगा। आज रात को 10 बजे से रोज़ टेस्ट होते हैं हमारे ग्रुप में, रोज़ टेस्ट होते हैं। आज रात 10 बजे से जो टेस्ट टॉपिक है उसमें स्वास्थ्य योजना है, तो हमारा स्वास्थ्य योजना जो होता है वो टॉपिक है। दूसरा जो टॉपिक है वो है नेतृत्व, नेतृत्व का टेस्ट है। तीसरा जो टॉपिक है पोषक पदार्थ है। चौथा जो 30 सीरीज़ में आपको करा रही है उसकी PDF भेजिए, उसका भी टेस्ट है। तो पढ़ के डायरेक्ट टेस्ट देने से क्या होता है, क्वेश्चन तुरंत याद होते जाते हैं। जितना ज़्यादा टेस्ट होंगे, टेस्ट में अगर क्वेश्चन गलत होता है तो वो आपको याद रहता है कि ये इसका आंसर ये होगा, और फिर कोई भी डाउट होता है तो हम उसको क्लियर भी कर देते हैं व्हाट्सएप पर ही। तो जो भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जिनकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है अभी और प्रैक्टिस द्वारा एक लक को एक बार देखना चाहते हैं कि भले ही तैयारी नहीं हो लेकिन हम एग्ज़ाम तो देना चाहते हैं, तो आप एक बार प्रैक्टिस सेट ज्वाइन कर लीजिए। हमारी ये प्रैक्टिस सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है। साथ में आपको ट्रिक्स भी मिलने वाली हैं, बहुत सारी टीकाकरण की PDF मिलने वाली है, रोग की ट्रिक PDF मिलने वाली है। ये सारा जब आप ट्रिक द्वारा करेंगे ना तो कठिन से कठिन टॉपिक भी याद हो जाएगा। एक पंचवर्षीय योजनाओं का आपको ई बुक मिलेगा, इसमें केवल मैं 91 MCQ आपको कराऊंगी, ये भी सारा ट्रिक द्वारा कराऊंगी। इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। पंचवर्षीय योजनाओं से ही 10 क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो ये सारे टॉपिक आपके क्लियर होते जाएंगे और ट्रिक से होंगे तो आप एकदम वर्डन नहीं पड़ता है दिमाग पे और जल्दी याद हो जाता है। तो जो भी ये बैच लेना चाहते हैं मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा 6260190944 इस नंबर पर। समाजशास्त्र जो शब्द है वो किससे बना है, सोशियस शब्द है से बना है। सोशियस का अर्थ क्या होता है, साथी होता है, और ये लैटिन भाषा का एक शब्द है समाजशास्त्र, जो कि सोशियस और लोगोस से मिलकर बना है, जिसको हम बोलते हैं सोशियोलॉजी। तो ये समाजशास्त्र किस भाषा का शब्द है या सोशियोलॉजी किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द होता है। सोशियस का अर्थ होता है साथी और लोगों का अर्थ होता है विज्ञान या अध्ययन। सोशियस का अर्थ होता है साथी और लोगों का क्या अर्थ होता है, विज्ञान या अध्ययन। इस प्रकार हम इसको समाजशास्त्र कह सकते हैं। समाजशास्त्र में सोशियस का क्या अर्थ होता है, साथी होता है। किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का ये शब्द है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सुधार समिति की स्थापना कब हुई थी। केंद्रीय सुधार समिति की स्थापना 1970 में हुई थी। केंद्रीय सुधार समिति की स्थापना कब हुई थी, तो ये समाजशास्त्र से रिलेटेड क्वेश्चन है। केंद्रीय सुधार समिति की स्थापना कब हुई थी, 1970 में हुई थी इसकी स्थापना। और अलग अलग सुधार संघ भारत में स्थापना होती रही है, जैसे कि एक भारतीय सुधार संघ की भी स्थापना हुई थी। भारतीय सुधार संघ की स्थापना हुई थी 1867 में।
1870 में, सॉरी, सुधार संघ की स्थापना हुई थी 1870 में। केशव चंद्र सेन इसके अध्यक्ष थे। और भारतीय सुधार समिति की स्थापना हुई थी 1887 में हुई थी। भारतीय सुधार समिति की स्थापना कब हुई थी? 1887 में हुई थी भारतीय सुधार समिति की स्थापना। और इसकी जो स्थापना की थी दादा भाई नौरोजी ने की थी। भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी। इसके अलावा एक प्रशासनिक सुधार आयोग भी बना था 5 जनवरी 1966 को, इसकी भी स्थापना हुई थी। तो ये फैक्ट याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगला है, किस सामाजिक दार्शनिक ने समाज शास्त्र को सामाजिक भौतिकी कहा है? तो इसका आंसर होगा अगस्त काम्टे। अगस्त काम्टे। अगस्त काम्टे समाज शास्त्र को सामाजिक भौतिकी कहा, मतलब समाज से ही पूरा जो होता है, पूरा निर्माण होता है। ये समाज शास्त्र के संस्थापकों में से एक है। इन्हें समाज शास्त्र का जनक भी कहा जाता है। फादर ऑफ सोशलॉजी भी अगस्त काम्टे को कहा जाता है। इन्हें समाज शास्त्र का जनक भी कहा जाता है और समाज शास्त्र का इनको पिता भी कहा जाता है। इन्होंने तथ्यवाद के विचार का प्रतिपादन किया था। कहाँ के थे ये? फ्रांस के थे। ये भी आपको याद रखना है। अगस्त काम्टे कहाँ के थे? ये फ्रांस के थे। इन्होंने समाज शास्त्र को सामाजिक भौतिकी कहा है, याद रखिएगा। और समाजशास्त्र के जनक किसको कहा जाता है? वो भी इनको ही कहा जाता है। समाजशास्त्र और प्रत्यक्षवाद का इनको संस्थापक कहा जाता है। एक समाजशास्त्र का भी कहा जाता है और एक प्रत्यक्षवाद का संस्थापक भी इनको बोला जाता है, अगस्त काम्टे को। अगला है, समाजशास्त्र जो शब्द है वो किसने गढ़ा था? समाजशास्त्र शब्द को किसने गढ़ा था? समाजशास्त्र शब्द किसने दिया या गढ़ा? तो देखो, सबसे पहले अगर बात की जाए तो दिया तो सबसे पहले एक जोसेफ सीएस नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने गढ़ा था। लेकिन इसको फिर से पेश करने का जो श्रेय जाता है वो अगस्त काम्टे को जाता है। अगर अगस्त काम्टे के साथ जोसेफ सीएस अगर इसका आंसर ऑप्शन में आ जाएगा, जोसेफ सीएस अगर ऑप्शन में हो जाएगा तो वो इसका आंसर होगा, अदरवाइज अगस्त काम्टे इसका आंसर होगा। तो समाजशास्त्र शब्द किसने गढ़ा था? अगस्त काम्टे ने गढ़ा था। कहाँ के थे ये? फ्रांस के थे। समाजशास्त्र शब्द किस भाषा से बना है? लैटिन भाषा से बना है। सोशियस और लोगोस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है साथी ज्ञान, समाज का ज्ञान, है ना। सोसो का मतलब क्या होता है? सोशियस का मतलब होता है साथी या सासी, इसका मतलब होता है। समाजशास्त्र के और भी संस्थापक हैं, जैसे कि हर्बर्ट स्पेंसर को भी बोला जाता है, दुर्खीम भी बोला जाता है, कार्ल मार्क्स भी बोला जाता है। लेकिन मेन जो संस्थापक होते हैं वो कौन होते हैं? वो अगस्त काम्टे कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये हमारा पूरा महिला सुपरवाइजर का हम जीतेंगे बैच 40 दिन टारगेट है, 100% सिलेक्शन स्ट्रेटेजी है। सबसे मेन चीज़ है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, रिवीजन और टेस्ट। रोज़ टेस्ट देना है, रोज़ टेस्ट देना है, रोज़ प्रैक्टिस करना है। ट्रिक द्वारा टॉपिक याद होंगे, सारे टॉपिक क्लियर होते जाएंगे, कठिन से कठिन टॉपिक की ट्रिक्स मिलती जाएगी। 2000 अधिनियम, सभी धाराएं, सभी भाग ट्रिक से, टॉपिक वाइज प्रश्न, गर्भवती महिला प्रश्न, प्रैक्टिस प्रश्न, हजारों प्रैक्टिस प्रश्न और सिलेबस के हर भाग के प्रश्न मिलेंगे। ट्रिक भी, टेस्ट भी, वीडियो भी, प्रैक्टिस थ्योरी, एक जगह पर सारी चीज़ आपको मिलने वाली है। सारी चीज़ आपको मिलने वाली है। टेस्ट भी मिलने वाला है, टेस्ट भी मिलने वाला है, ट्रिक भी मिलने वाली है, वीडियो भी मिलने वाले हैं। इसके अलावा प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं, पीडीएफ भी मिलने वाली है, थ्योरी भी मिलने वाली है, एमसीक्यू भी मिलने वाले हैं, सब कुछ मिलने वाला है। बस आपको पढ़ना है और पढ़ने का तरीका भी, कैसे आप इजी तरीके से पढ़ सकते हो टॉपिक को, कैसे आप क्लियर कर सकते हो, टारगेट बनाकर। रोज़ टेस्ट भी देना है तो रोज़ का टारगेट भी हम देते हैं, तैयारी भी हम कराते हैं। अगला क्वेश्चन है, समूह कार्यवाही समाज को प्रभावित करती है, मतलब समूह की कार्यवाही समाज को किस प्रकार प्रभावित करती है? विचलन पैदा करती है? नहीं। अवज्ञा करती है? नहीं। हिंसा करती है? नहीं। सामाजिक व्यवस्था, समूह की कार्यवाही जो होती है वो एक पूरी की पूरी सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक व्यवस्था हो जाएगा। अगला है, धारा 8 के अनुसार किस, धारा ये 8 जो है वो किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अनुसार है। किशोर न्याय बोर्ड को कौन सी शक्ति प्राप्त होती है? किशोर न्याय बोर्ड जो होता है किशोरों को वयस्क जेलों में कैद करने की शक्ति बिल्कुल नहीं। अपराध की गंभीरता के आधार पर ये दंड भी निर्धारित नहीं कर सकते किशोर न्याय बोर्ड, न्यायालय ही करेगा, बाल न्यायालय। किशोरों के पुनर्वास के लिए उचित कार्यवाही का निर्णय लेने की शक्ति, ये सही हो जाएगा। किशोरों के पुनर्वास के लिए उचित कार्यवाही का निर्णय लेने की शक्ति किशोर न्याय बोर्ड की होती है। बोर्ड उचित कार्यवाही ले सकता है ताकि उनका पुनर्वास हो सके, बाकी दंड वगैरह ये नहीं दे सकता।
धारा 9 में ऐसे मजिस्ट्रेट की प्रक्रिया के संबंध में क्या प्रावधान है जिसे किशोर न्याय अधिनियम के तहत अधिकार प्राप्त नहीं है? कौन से इसमें प्राप्त हैं? तो मजिस्ट्रेट को मामले को किशोर न्याय बोर्ड को भेजना आवश्यक है, बिल्कुल सही है। मजिस्ट्रेट को जो भी मामला उसके पास आता है तो सबसे पहले अगर किशोरों से संबंधित है तो उसको किसको भेजना आवश्यक है? किशोर न्याय बोर्ड को भेजना आवश्यक है। दूसरा है, मजिस्ट्रेट को वयस्क अदालत में मामले की सुनवाई करने का अधिकार ऐसा नहीं है, बाल अदालत में ही होगी। मजिस्ट्रेट किशोर को सीधे हिरासत में ले सकता है, ये भी गलत है। मजिस्ट्रेट को बच्चे की उम्र पर विचार किए बिना ही सजा सुनाना चाहिए, ये भी गलत है। पहला आंसर आ जाएगा, मजिस्ट्रेट को मामले को किशोर न्याय के पास भेजना आवश्यक है। अगला है, अवयस्क जो न्याय है या बाल देखभाल संरक्षण अधिनियम 2015 की बाल कल्याण समिति के सदस्य के रूप में एक व्यक्ति की न्यूनतम अधिकतम अवधि कितनी होती है? एक व्यक्ति अधिकतम बाल कल्याण समिति का सदस्य कितने समय तक रहता है? तो बाल कल्याण समिति का जो सदस्य है वो अधिकतम 3 वर्ष तक उसकी रहता है। बाल कल्याण समिति का जो सदस्य 3 वर्ष तक अपनी पोजीशन पर रह सकता है, मतलब उसका कार्यकाल कितना हो सकता है? 3 साल हो सकता है। बाल कल्याण समिति का कार्यकाल कितना? 3 साल हो सकता है। अगला है, किशोर न्याय अधिनियम धारा 19(3) के तहत जो बच्चा कानून के उल्लंघन में पाया जाता है उसे 10 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक सुरक्षित स्थान पर भेज दिया जाता है। उसे 21 वर्ष की उम्र आयु प्राप्त करने तक, कितनी? 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक उसे सुरक्षित स्थान पर भेज दिया जाता है। यदि कोई बच्चा जो होता है किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत उल्लंघन पाया जाता है तो उसे कहाँ भेज दिया जाता है? उसको सुरक्षित स्थान पर भेज दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एड्स के निदान हेतु कौन सा परीक्षण किया जाता है? एलिसा परीक्षण तो जो होता है एक शुरुआती चेकअप के लिए होता है। एलिसा परीक्षण भी इसके लिए होता है, लेकिन ये क्या होता है? शुरुआती चेकअप के लिए होता है। लेकिन जब पता चल जाता है कि इसमें एड्स है व्यक्ति को, तो उसके बाद जो परीक्षण किया जाता है पक्का करने के लिए, पुष्टि परीक्षण, वो होता है वेस्टर्न ब्लॉट। ये क्या कर देता है? रक्त में से उस प्रोटीन को अलग कर देता है और जो एड्स से ग्रसित होती है और विशिष्ट प्रोटीन का पता लगाता है, जिसे हम HIV एंटीबॉडी कहते हैं। HIV एंटीबॉडी का जो पता लगाता है वो कौन लगाता है? यही वेस्टर्न ब्लॉट परीक्षण लगाता है। वेस्टर्न ब्लॉट परीक्षण का उपयोग सकारात्मक एलिसा की पुष्टि करने के लिए किया जाता है कि ये जो एलिसा है ये इसके सकारात्मक है या नहीं, उसके बाद ये किया जाता है। और इसके जो परीक्षण दोनों के होते हैं, जो संयुक्त परीक्षण होते हैं, वो 99% सटीक होते हैं, मतलब 100% तक सटीक होते हैं, 0.1% अगर हटा दें तो निदान हेतु कौन सी पुष्टि परीक्षण किया जाता है? निदान हेतु किया जाता है वेस्टर्न ब्लॉट। और एड्स परीक्षण की अकेली बात आ जाए तो एलिसा जाएगा, लेकिन निदान परीक्षण की बात आ जाए तो वेस्टर्न ब्लॉट परीक्षण हो जाएगा। ठीक है, इसमें T प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं, शरीर में से कोशिकाएं नष्ट होने लगती हैं। एड्स तो इस एड्स की बात करें तो एड्स जो होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस के कारण भी हो जाता है, एक वायरस द्वारा होने वाली बीमारी होती है। और ये जो एड्स होता है ये ह्यूमन इम्यूनो वायरस के कारण हो जाता है, यौन असुरक्षित यौन संबंध से, या गलत सीरीज वगैरह लगा दो तो उसके द्वारा भी हो जाता है। ये इससे क्या होता है, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली जो होती है वो समाप्त हो जाती है। क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। इसकी जो इसके कारण जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है वो समाप्त हो जाती है, इसलिए इसको हम एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम बोलते हैं। एड्स की एक और बात की जाए तो एड्स में जो होता है एक CD4 कोशिकाएं होती है हमारे शरीर में, वो क्या होती हैं? नष्ट हो जाती हैं। इनको हम T कोशिकाएं भी बोलते हैं, इनको हम T कोशिकाएं भी बोलते हैं। सब पूछा जाता है कि एड्स में किस प्रकार की कोशिकाओं की प्रतिरक्षा प्रणाली पर फर्क पड़ता है, तो T कोशिकाओं पर प्रभाव पड़ता है। और ये जो HIV संक्रमण का ये अंतिम चरण होता है जब पूरी तरह नष्ट हो जाती हैं। जैसे जैसे कम होना स्टार्ट होती हैं, इन कोशिकाओं की संख्या के आधार पर ही हम पता लगाते हैं कि व्यक्ति में एड्स है या नहीं है। सबसे मेन चीज़ जो होती है, इससे प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं ये 30 सीरीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है। इस 30 सुपर 30 सीरीज़ में सारे ही टॉपिक कवर हैं आपके, मतलब मैंने इसमें 4 सेक्शन भी कवर किया है, फर्स्ट सेक्शन भी कवर किया है, सारा ही इसमें कवर किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको जहाँ तक है याद होगा कि केयर क्या होता है और इसकी स्थापना कब हुई थी, किस वर्ष के स्कूल बच्चों के लिए ये कार्यक्रम चल रहा है। तो केयर क्या होता है? केयर
केयर का फुल फॉर्म क्या होता है? केयर का फुल फॉर्म होता है कोऑपरेटिव अमेरिकन कोऑपरेटिव अमेरिकन, मतलब केयर कहाँ की? अमेरिका की है, ठीक है। अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर, एवरीवेयर मतलब हर जगह, ठीक है। केयर का मतलब क्या होता है? कोऑपरेटिव अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। कब इसकी स्थापना हुई थी? इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। और ये क्यों हुई थी? जो द्वितीय विश्व युद्ध होता है, जो सेकेंड वार होता है, उसके बाद जो बच्चे होते हैं, बच्चे होते हैं, उनकी मदद करने के लिए, सेकेंड बार के बाद जो बच्चे लोग होते हैं उनकी बच्चे उनकी मदद करने के लिए हुई थी। और ये एक गैर सरकारी और गैर सांप्रदायिक और निष्पक्ष संस्था है। कैसी संस्था है? गैर सरकारी है और गैर सांप्रदायिक संस्था होती है। महिलाओं को, गरीबों को, सारे बच्चों को ये अधिकार करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। जो बच्चे फंसे हुए रहे हैं, महिलाएं फंसी हुई बची हुई हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, उनको मदद करने के लिए इसकी स्थापना हुई है। इसके बाद ये अलग अलग 22 अमेरिकी चैरिटीज़ जो संगठन है उनके सहयोग से स्थापित हुआ है। और स्थापना भी याद रखिएगा 1945 में हुई थी। दीर्घ कालीन ये एक संगठन है। इसके बाद ये गैर सरकारी संगठन है। किस वर्ष तक के बच्चे को ये हेल्प करता है? तो ये 6 से 11 वर्ष तक के बच्चों को सहायता प्रदान करता है। किस वर्ष तक के? 6 से 11 तक के बच्चों को सहायता प्रदान करता है केयर। तो केयर किस आयु वर्ग तक के बच्चों के लिए स्कूल आहार उपलब्ध कार्यक्रम उपलब्ध कराता है? केयर किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए स्कूल कार्यक्रम उपलब्ध कराता है, स्कूल आहार कार्यक्रम उपलब्ध कराता है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 6 से 11 वर्ष तक के बच्चों के लिए ये कराता है। 6 से, अगर यहाँ पे 6 से 11 बच्चों के लिए कराता है ये, इसके अंतर्गत ये शिविर भी उपलब्ध कराता है। देखो फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे ये 6 से 12 भी ऑप्शन होगा ना तो भी ये 6 से 11 लगाना, लेकिन अगर 6 से 11 ऑप्शन नहीं हो, 6 से 12 हो तो 6 से 12 ऑप्शन लगाना, ठीक है। तो ये 6 से 11 वर्ष तक के बच्चों को पोषण आहार उपलब्ध करवाता है। स्कूल से पहले और बाद में एक दिन की शिविर सेवा भी उपलब्ध कराता है। इसको स्कूल एज कार्यक्रम बोलते हैं। स्कूल एज कार्यक्रम बोलते हैं जिसमें 6 से 11 या 6 से 12 तक के जो बच्चे होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। तो ये 6 से 12 वर्ष तक को भी कराता है और 6 से 11, मतलब अगर इसमें दोनों ऑप्शन नहीं देंगे, या तो 6 से 11 देंगे या 6 से 12 देंगे, मुझसे ये ऑप्शन गलती हो गई है, तो ये या तो 6 से 12 देंगे या 6 से 11 देंगे। तो दोनों में से अगर कोई एक ऑप्शन लगाना है तो 6 से 12 ऑप्शन लगाइएगा। एक बार अच्छे से इसको समझ लीजिए। स्कूल एज कार्यक्रम होता है आहार के लिए। 6 से 12 वर्ष आंसर लगाइएगा। केयर की स्थापना कब हुई थी? केयर की स्थापना 1945 में हुई थी, है ना। कोऑपरेटिव ऑफ असिस्टेंट एंड रिलीफ एवरीवेयर इसका आंसर होता है, मतलब सभी लोगों के लिए होती है। 22 संस्थाओं के साथ मिलकर इसकी स्थापना की गई है। और इसके अलावा ये गैर सरकारी संस्था भी है। कैसी है? गैर सरकारी संस्था भी ये है। सारे ही फैक्ट इसके याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसव के पूर्ण होने पर गर्भाशय का वजन कितना हो जाता है? प्रसव की, देखो सबसे पहले गर्भाशय का जो वजन होता है, एक जो महिला होती है उसमें लगभग 60 से 70 ग्राम एक गर्भाशय का वजन होता है एक वयस्क महिला में। लेकिन जैसे जैसे वो प्रेग्नेंट होती है, प्रेग्नेंट में उसका समय बढ़ता जाता है, तो ये गर्भाशय का वजन जो होता है बढ़ता जाता है। लगभग 6 महीने में 400 से 500 वजन होता है गर्भवती महीने का। लेकिन जब वो पूर्ण मतलब बिल्कुल प्रसव पूर्ण हो जाता है, उसकी डिलीवरी होने वाली होती है, तो इसका वजन कितना हो जाता है? लगभग 900 ग्राम हो जाता है। कितना हो जाता है? 900 ग्राम हो जाता है इसका वजन। कितना? 900 ग्राम इसका वजन हो जाता है। अगला है, गर्भावस्था के दौरान प्रतिदिन कितनी कैल्शियम की मात्रा लेनी चाहिए? गर्भावस्था के दौरान प्रतिदिन 1000 मिलीग्राम कैल्शियम की मात्रा, या बोल सकते हैं 1000 ग्राम 1 ग्राम कैल्शियम की मात्रा या 1000 मिलीग्राम कैल्शियम की मात्रा लेनी चाहिए। गर्भवती महिला को कैल्शियम, आयरन, फॉलिक एसिड की गोली भी दी जाती है। आयरन, फॉलिक एसिड की कितनी गोली दी जाती है? 180 गोली दी जाती है। लेकिन यदि महिला को गंभीर एनीमिया की शिकायत है तो उसको 360 आयरन, फॉलिक एसिड की गोली दी जाती है। यदि महिला क्या है, गंभीर एनीमिया से शिकायत पीड़ित है तो वैसे कितनी गोली दी जाती है? 180 गोली दी जाती है आयरन, फॉलिक एसिड की। याद रखिएगा, जिसमें लगभग 100 मिलीग्राम जो होता है आयरन होता है, लगभग 100 मिलीग्राम आयरन होता है और लगभग 600 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड होता है, जिसमें 600 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड और लगभग 100 मिलीग्राम आयरन होता है, तो याद रखिएगा।
अगला है गहरे जलने की चोट वाली रोगी में किस विटामिन की कमी हो जाती है। यदि कोई गहरा तरीके से जल जाता है, गहरा थोड़ा बहुत नहीं जल रहा है, गहरा जल रहा है, तो उसकी हड्डी तक पे असर पड़ेगा। और जहाँ हड्डी तक असर पड़ेगा तो कौन सा विटामिन कम हो जाएगा, विटामिन डी कम हो जाएगा। तो गहरा चलने की चोट वाले रोगी में किस विटामिन की कमी देखी जाती है, तो विटामिन डी की कमी इसमें देखी जाती है। कौन सी देखी जाती है, विटामिन डी की कमी इसमें देखी जाती है, जिसमें गहरे जलने की चोट होती है। गहरे जलने की चोट वाला रोगी कौन सी कमी देखा जाता है, विटामिन डी की कमी गहरे जलने की चोट वाले रोगी में देखी जाती है। विटामिन डी जिसकी हमको प्रतिदिन 600 इंटरनेशनल यूनिट आवश्यक है। फ्रेंड्स, आज रात को मैं एक बहुत शानदार आपको एमसीक्यू कराने वाली हूँ, आईसीएमआर 2024। आईसीएमआर 2000, वैसे तो आईसीएमआर की रिपोर्ट हर 10 साल में आती है, लेकिन आईसीएमआर 2024 में कोई आईडिया नहीं दिया है, बस थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब किया है किस तरह खाद्य जो पोषण श्रृंखला होती है, प्रति 2000 कैलोरी पे कितना खाद्यान्न लेना चाहिए, ये सारी जो मात्राएं हैं वो आपको पढ़ना है। तो ये सारा हम पढ़ेंगे आईसीएमआर 2024 में एमसीक्यू के रूप में। तो ये आईसीएमआर 2024 का एमसीक्यू सुबह या रात को आ जाएगा या सुबह आ जाएगा, सारे लोग देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सीरीज़ एक भी मिस मत कीजिएगा जो मैं 30 सीरीज़ कराने वाली हूँ। इसके अलावा आकांक्षा 1957 इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे मैंने वीडियो डाले हैं और इंस्टाग्राम पे डाले हैं, और यहाँ पर आपको निःशुल्क है और बहुत अच्छे अच्छे एमसीक्यू हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हो वहाँ पर रील्स के द्वारा। तो एक बार जाके देख लो, पसंद आए तो फॉलो कर लेना, अदरवाइज़ कोई बात नहीं है। तो गहरा जलने की रोट में किसकी हो जाती है, विटामिन डी। वैसे अगर घाव वगैरह हो जाता है तो कौन सा होता है, विटामिन सी। विटामिन सी की खोज किसने की थी, होलकट ने की थी। विटामिन सी की खोज किसने की थी, होलकट ने विटामिन सी की खोज की थी, याद रखिएगा। और विटामिन डी दिया जाता है गहरा चलने की चोट वाले रोगी में विटामिन डी की कमी हो जाती है, क्योंकि पपड़ी वगैरह निकल जाती है उसकी और एकदम बाहर हो जाती है हड्डी वड्डी, तो गला देती है, जिससे कारण विटामिन डी की कमी हो जाती है। वर्निंग फीट सिंड्रोम किसकी कमी से देखा जाता है, वर्निंग जो फीट सिंड्रोम है विटामिन B5 की कमी में देखा जाता है। विटामिन B5 जिसको हम पेंटाथोनिक अम्ल बोलते हैं, इसको पेशियों का लकवा भी बोलते हैं। एक पैर जो होते हैं एकदम से लड़खड़ाने टाइप लगते हैं, थकावट भी फील होती है, ये सारी चीज़ इस वर्निंग फीट सिंड्रोम में देखी जाती है। तो ये किस विटामिन की कमी से होते हैं, विटामिन B5 की कमी से वर्निंग फीट सिंड्रोम हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्निंग फीट सिंड्रोम किसकी कमी से होता है, विटामिन B5 की कमी से होता है। और इसके अलावा इसमें सिंड्रोम पैरों में जलन, गंभीर दर्द भी होता है। इसके कारण हाइपोथायराइडिज्म भी हो जाता है, पैर एकदम सुन्न हो जाते हैं, नसों के आसपास खुजली भी होती है, ये सारी चीज़ इसमें देखी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, फिनोडर्मा एक त्वचा रोग है, ये किस विटामिन की कमी के कारण होता है। फिनोडर्मा जो होता है, जरूरी फैटी एसिड होते हैं उनकी कमी से हो जाता है। विटामिन ई, विटामिन बी, विटामिन ए और जरूरी फैटी एसिड ए की कमी से हो सकता है, लेकिन मेन जो एक कारण होता है इसका विटामिन ए होता है। फिनोडर्मा में कुपोषण भी होता है, फिनोडर्मा के कारण कुपोषण भी हो जाता है। त्वचा जो होती है एक तरह से फट जाती है, त्वचा जो होती है एकदम सूख जाती है ना, पपड़ी पपड़ी सी निकलने लगती है। तो ये फिनोडर्मा एक त्वचीय रोग होता है, किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से हो जाता है, त्वचीय रोग होता है, ये भी याद रखना है। इसके अलावा एक गैनोडर्मा भी रोग होता है, एक गैनोडर्मा क्या होता है, एक फिनोडर्मा की तरह एक गैनोडर्मा होता है। गैनोडर्मा रोग नहीं होता, गैनोडर्मा एक प्रकार का प्रोटीन होता है, इसको लीन प्रोटीन कहते हैं। जब किसी को दुबला होना होता है ना, तो इस प्रोटीन को लेने की सलाह दी जाती है। इस प्रोटीन से क्या होता है, व्यक्ति दुबला हो जाता है, लीन हो जाता है। तो गैनोडर्मा एक लीन प्रोटीन की श्रेणी में आता है। गैनोडर्मा में विटामिन बी होता है जो भोजन को ग्लूकोज में बदलकर ऊर्जा पैदा करता है। अगला क्वेश्चन है, किस बीमारी को क्रेस्ट सिंड्रोम भी कहा जाता है। कौन सा एक बीमारी है जिसको हम क्रेस्ट सिंड्रोम भी कहते हैं। क्रेस्ट सिंड्रोम किसको बोला जाता है, क्रेस्ट सिंड्रोम बोला जाता है स्क्लेरोडर्मा को। इसमें क्या हो जाता है, ये संयोजी ऊतक को प्रभावित करती है। त्वचा क्या हो जाती है, फटने लगती है, त्वचा में रेशे पड़ जाते हैं। इसके अलावा ये शरीर के अन्य हिस्सों को भी प्रभावित करता है। इसके कारण खराब रक्त आपूर्ति हो जाती है और इससे मांसपेशियों को भी चोट लगती है। तो ये क्या होता है, इसको हम त्वचीय स्क्लेरोडर्मा कहते हैं। और इसके कारण ऊतक जो होते हैं एक प्रकार से बिखरने लगते हैं, टूटने लगते हैं।
ठीक है। तो त्वचा और शरीर के हिस्से में रेशेदार जो सीक्रेशन जो होता है वो स्क्लेरोडर्मा के कारण होता है। इससे मांसपेशियों में चोट लगती है। त्वचा और अन्य अंगों में कोलेस्ट्रॉल के जमाव के कारण भी ये हो जाता है। त्वचा में अगर कोलेस्ट्रॉल जम जाता है तो उसके कारण भी ये हो जाता है। क्या होता है, त्वचा में अगर कोलेस्ट्रॉल जम जाता है तो उसके कारण भी होता है। ये जो होता है एक 30 से 50 साल की उम्र में ज़्यादातर देखा जाता है। कितने, 30 से 50 साल की उम्र में ये देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड 2019 में डॉक्यूमेंट को सेव एस करने का कीबोर्ड शॉर्टकट की गया है। सबसे पहले सारे लोग लाइक कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आ रहा है, ये वाली सीरीज़ पसंद आ रही है तो सब लोग ये ज़रूर बोलिएगा कि मैम ये सीरीज़ ज़रूर लाइए। तो मैं रोज़ 1-2 वीडियो इसकी लेके आऊँगी। ये सच में ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सारे सेक्शन आपके कवर हैं। तो सारे लोग लाइक कीजिएगा। मैं सारे लोगों के वीडियो देखती हूँ, कमेंट देखती हूँ और कमेंट को पढ़ती भी हूँ और लाइक भी करती हूँ और अच्छे कमेंट से सेव करके भी रखती हूँ। तो सारे लोग कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा। MS वर्ड 2019 में डॉक्यूमेंट को सेव एस करने की शॉर्टकट की क्या होती है, F12। F12 का उपयोग किया जाता है सेव एस करने की। कोई डॉक्यूमेंट पहले से ही सेव है, उसको दोबारा से सेव करने के लिए सेव एस का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, F12 हो जाएगा। अगला है, आप पूर्व में खोले गए प्रोग्राम पर जाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे। पहले से कोई प्रोग्राम खुला हो और आप बाहर आ गए हो लेकिन आपको फिर से जाना है उसी प्रोग्राम पे, तो आप यूज़ करोगे अल्टर प्लस टैब का। अल्टर प्लस जो टैब होता है वो पूर्व में खुले प्रोग्राम पर फिर से ले जाता है। कौन सा, अल्टर प्लस जो टैब होता है, अल्टर प्लस जो टैब होता है वो क्या करता है, जब आप पहले से खुला कोई कार्यक्रम होता है तो उसको उस पर ले जाने के लिए अल्टर प्लस टैब का उपयोग करते हैं। ठीक है। इसके अलावा एक अल्टर प्लस F4 होता है। इसके अलावा हम खोला हुआ प्रोग्राम होता है उसको बंद करने के लिए अल्टर प्लस F4 का उपयोग करते हैं। सो फ्रेंड, ये था हमारा आज का वीडियो। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।